फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन कितने तरह का है एंड वन बाय वन उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। फिर जो भी डॉट्स है उसे क्लियर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन कितने तरह का है? तो 4। वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, कंपल्सरी आर्बिट्रेशन, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन एंड फॉरेन आर्बिट्रेशन। ठीक है, तो अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है वॉलंटरी आर्बिट्रेशन। वॉलंटरी आर्बिट्रेशन क्या है? तो इसमें दिया है, स्क्रीन पे आप लोग को आ गया होगा। इन केस ऑफ वॉलंटरी आर्बिट्रेशन द टू कंटेंडिंग पार्टीज, दो जो विवादित पक्ष हैं, अनेबल टू कंपोज देयर डिफरेंस बाय देमसेल्व्स और विद द हेल्प ऑफ मेडिएटर और conciliator agree to submit the conflict or dispute between them to be resolved by the impartial authority where they are ready to accept the decision of that authority। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ। वॉलंटरी आर्बिट्रेशन के केस में विवाद को न्याय निर्णयन के लिए रेफर किया जाता है। इसमें पार्टीज स्वेच्छा से मध्यस्थता के लिए विवाद को रेफर करता है। ठीक है, और भी सिंपली बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं। देखिए, जब किसी दो पार्टीज के बीच में किसी मुद्दे पर बहस छिड़ जाती है, ठीक है, या किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न होता है, इशू क्रिएट होता है और उस विवाद को सॉल्व करने में दोनों पक्ष असक्षम है, दोनों अनेबल है, तो वॉलंटरी आर्बिट्रेशन के केस में दोनों पक्ष के बीच विवाद को एक निष्पक्ष प्राधिकारी यानी कि इम्पार्शियल अथॉरिटी के द्वारा सॉल्व करने के लिए मेडिएटर्स या कंसिलिएटर को हायर किया जाता है, जहां वे उस अथॉरिटी का जो भी निर्णय होगा उसे स्वीकार करने के लिए रेडी होता है। ठीक है, तो ये है वॉलंटरी आर्बिट्रेशन। देखिए, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन जो है वो स्पेशली वैसे केस में अप्लाई होता है जहाँ पे अग्रीमेंट बना हुआ होता है और उस अग्रीमेंट से रिलेटेड कोई इशू क्रिएट होता है, डिस्प्यूट राइज होता है वहाँ, तो उस सिचुएशन में वॉलंटरी आर्बिट्रेशन ज़्यादा रिफर किया जाता है। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट है कंपल्सरी आर्बिट्रेशन। कंपल्सरी आर्बिट्रेशन, इसमें क्या बता रहा है? In case of compulsory arbitration, parties are required to arbitrate without any willingness on their part। देखिए, इसमें क्या कहना चाह रहा है। ये कंपल्सरी आर्बिट्रेशन के केस में पार्टीज को आर्बिट्रेट यानी मध्यस्थता करने की आवश्यकता होती है, जिसमें निष्पक्ष कार्यवाही यानी किसी का पक्षपात नहीं होगा, निष्पक्ष कार्यवाही की जाएगी, किसी भी पार्टीज के इच्छा के बिना कोई निर्णय लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि पक्षपात, अगर किसी एक पार्टी के इच्छा के अनुसार किया जाएगा तब तो वो क्या हो जाएगा, पक्षपात हो जाएगा, किसी एक पार्टी के पक्ष में चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पे पार्टी की इच्छा के बिना होता है। ठीक है, यदि किसी एक पार्टी को ऐसा लगता है कि वह दूसरे पार्टी के एक्ट से अग्रीव्ड है यानी क्षतिग्रस्त है, तो ऐसे सिचुएशन में अग्रीव्ड पार्टी जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे सकता है टू रिफर द डिस्प्यूट टू एजुकेशन मशीनरी। ओके, इस तरह के डिस्प्यूट्स को कंपल्सरी डिस्प्यूट्स कहते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स इज कॉल्ड कंपल्सरी डिस्प्यूट्स। कुछ कंडीशंस हैं और या फिर सर्कमस्टांस कह सकते हैं जिसमें कंपल्सरी आर्बिट्रेशन के द्वारा ये कंपल्सरी आर्बिट्रेशन जो होता है उसके अंतर्गत पार्टीज को स्टेट के द्वारा आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता के लिए कहा जाएगा। तो वो कौन कौन सा सिचुएशन हो सकता है? जैसे कि अगर दोनों पक्ष जो है वो वॉलंटरी मेथड से करने में अनेबल है, यानी यदि दोनों पक्ष वॉलंटरी मेथड से समझौता करने में विफल रहता है, ठीक है, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन नहीं कर पाएगा, तब वो कंपल्सरी आर्बिट्रेशन करेगा। फिर दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है? यदि कोई जो नेशनल इमरजेंसी का समय है, ठीक है, ऐसा समय है जो नेशनल इमरजेंसी का टाइम चल रहा है, जिसमें किसी वस्तु के उत्पादन के बार बार रुकावट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वहाँ भी कंपल्सरी आर्बिट्रेशन भी ही एप्लीकेबल होगा। फिर यदि देश किसी गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है तो भी कंपल्सरी आर्बिट्रेशन ही वहाँ रिफर किया जाएगा।
If there is a grave public dissatisfaction with the existing industrial relation, यदि अभी मौजूदा जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन से गंभीर सार्वजनिक असंतोष है, पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन है, तो भी कंपलसरी आर्बिट्रेशन। फिर एक सेकेंड, ये तो सर्कमस्टांस ही बता रही हूँ मैं। फिर और भी कुछ है, जैसे यदि स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस जो है वो इंडस्ट्रीज में शामिल है, ठीक है, यदि स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस यानी सामरिक महत्व की इंडस्ट्रीज शामिल है इस सब में, ठीक है। यदि पार्टियां, और भी सिचुएशन है, एक दो और बचा हुआ है, यदि पार्टियां इल बैलेंस्ड, जहां संघ कमजोर है, ठीक है, पार्टियां इल बैलेंस्ड है यानी कि संघ कमजोर है, असंगठित है और शक्तिहीन है, और उत्पादन के साधन पूंजीपतियों के हाथ में है, तो भी कंपलसरी आर्बिट्रेशन होगा। यदि जनहित और काम करने की परिस्थितियों की रक्षा करना वांछित है, ठीक है, और स्टेट द्वारा रेगुलेटेड है। If the public interest and the working conditions are desired to be safeguarded and regulated by the state, तो ये हो गया हमारा कंपलसरी आर्बिट्रेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन क्या है? ऐसे नाम से ही आप लोगों को लग रहा हो घरेलू मध्यस्थता हुआ ये। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन को एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है, डिफाइन किया गया, जिसमें पार्टीज अपने विवाद को किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से समझौता करता है, अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करता है, ठीक है, और बिना किसी कोर्ट प्रोसीडिंग के डिस्प्यूटेड मैटर को सॉल्व करता है। यह एक ऐसी विधा है यानी मेथड है जिसमें विवाद को नॉमिनेटेड पर्सन के पास भेजा जाता है, जो दोनों पक्षों को सुनने के बाद क्वासी जुडिशियल मैनर यानी अर्ध न्यायिक तरीके से उस विवाद पर अपना निर्णय सुनाती है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए डेफिनेशन क्या लिखे हैं। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन इज डिफाइंड एज एन अल्टरनेटिव dispute resolution mechanism in which the parties get their disputes settled through the intervention of third person and without having recourse to the court of law. Done. और भी है इसमें कि जनरली पार्टीज जो हैं वो अपने डिस्प्यूटेड केस को आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के पास रखता है, और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो है उनके द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है उसे अवार्ड के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इतना था डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के बारे में। अब नेक्स्ट है फॉरेन आर्बिट्रेशन। फॉरेन आर्बिट्रेशन क्या है? देखिए फॉरेन आर्बिट्रेशन में क्या होता है, वेयर एटलीस्ट वन पार्टीज इज, यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर दिए, आप लोग ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग भी नोट कर ही लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए तो फॉरेन आर्बिट्रेशन में बताया गया है कि एक लीगल रिलेशनशिप से उत्पन्न विवादों से संबंधित आर्बिट्रेशन हो, ठीक है, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर का हो या ना हो, यानी कि जो भी डिस्प्यूट अराइज होगा वो लीगल रिलेशनशिप से रिलेटेड होगा, ठीक है। इसमें जो आर्बिट्रेशन होगा वो हो सकता है वो कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर का हो या ना हो, फिर भी वो लीगल रिलेशनशिप से रिलेटेड डिस्प्यूट अराइज होगा, ठीक है। और इसे जो है इंडिया में कॉमर्शियल माना जाता है, जिसमें जहां कम से कम एक पक्ष जो होगा वो भारत के अलावा किसी अन्य देश का नागरिक हो या निवासी हो, तभी तो फॉरेन नाम से ही आपको लग रहा होगा विदेशी मध्यस्थता, तो फॉरेन होना चाहिए, तो एक एटलीस्ट वन पार्टी जो होगा वो भारत के अलावा किसी अन्य देश का नागरिक हो या निवासी हो, एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट एक कॉरपोरेट बॉडी हो, ठीक है, एक कॉरपोरेट बॉडी हो जो भारत के अलावा किसी अन्य देश में इनकॉर्पोरेटेड हो। अगर कोई कॉरपोरेटेड बॉडी है तो हो सकता है वो जो है ना अन्य भारत के अलावा किसी अन्य देश में इनकॉर्पोरेटेड है,
ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि एक कंपनी या एक संघ जिसका केंद्रीय प्रबंधन और नियंत्रण या जो भी उसका ये है कंट्रोल जो होगा, मैनेजमेंट होगा, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वगैरह जो भी चीज़ होगा, वो किसी अन्य देश में प्रयोग किया जाता है, ठीक है? यानी भारत के अलावा किसी अदर कंट्री में उसका कंट्रोल हो। लास्ट पॉइंट बता रहा है इसमें कि गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री भी हो सकता है इसमें एक पार्टीज, ठीक है। तो ये था हमारा फॉरेन आर्बिट्रेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लिए फॉरेन अवार्ड आर्बिट्रेशन, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, कंपलसरी आर्बिट्रेशन, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन। तो आज का वीडियो यहीं तक। फ्रेंड्स आप लोग कंटिन्यू रहिए तभी आप लोग समझ पाए, क्योंकि क्या है ना कि टॉपिक्स थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि कितना एक वीडियो में टोटल कवर नहीं हो पाता, इसीलिए मैं छोटा छोटा वीडियो ला रही हूँ, ठीक है। तो कंटिन्यू रहिए तभी समझिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।